स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास में। दोस्तों जुड़ जाइए फटाफट एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ। कॉपी कलम उठा लीजिए। हिंदी भाग 2 पार्ट 2 प्रैक्टिस सेट के बारे में परिचर्चा करने वाले हैं। 30 VIMP क्वेश्चंस लिए हैं। ठीक है, आगामी सीटेट की परीक्षाओं से क्या होगा, महत्वपूर्ण होगा। वहीं यूटेट में भी आपके लिए लड्डू साबित होने वाला है। ठीक है, देखो जो इसका हिंदी का सेशन है इसमें तो 2 सेशन है। एक है पेडागोजी 15 नंबर की, और 15 नंबर की आपके लिए क्या पूछ लेता है, लैंग्वेज भाषा और साहित्य से पूछ लेता है। ठीक है, भाषा और साहित्य तो सभी परीक्षाओं में इंपोर्टेंट होने वाला है, लेकिन पेडागोजी से हेल्प आपको खाली सीटेट और यूटेट में मिलने वाली है। जुड़ जाइए, चर्चा परिचर्चा करेंगे। 30 महत्वपूर्ण प्रश्न, उसमें से 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके लिए सभी परीक्षाओं के लिए क्या होंगे, महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, चर्चा परिचर्चाएं होगी, कनेक्ट करते हुए चलने वाले हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। प्रश्न नंबर 31 है आपके लिए, पद्मावत के रचयिताकार कौन है। फटाफट आपको बताना है। पद्मावत एक ग्रंथ है, प्रमुख ग्रंथ है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछी गई है, तो इसके रचनाकार का नाम बताना है। ऑप्शन आपके लिए 4 दिए हैं। ऑप्शन ए है कुतुबुन है, ऑप्शन बी है मंझन, ऑप्शन सी है जायसी, ऑप्शन डी है कबीर। तो आपको बताना है पद्मावत के रचनाकार तो कौन है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होने वाला है, जायसी। अगर जायसी का पूरा नाम पूछे तो जायसी का पूरा नाम क्या है, बताइए मुझे फटाफट। मलिक मोहम्मद जायसी इनका क्या है, पूरा नाम चली जाएगा। ठीक है, देखो इनके और भी रचनाएं हैं। देखो अखरावट किसकी रचना है, तो ऑप्शन चली जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, आखिरी कलाम किसकी है, जायसी की है। कहननामा बहुत बार पूछी गई, कहननामा किसकी रचना है, तो जायसी की है। ठीक है, देखो एक रचना है चित्रलेखा। चित्रलेखा किसकी रचना है, ऑप्शन में जायसी है तो जायसी लगाना है। ठीक है, ऑप्शन में भगवती चरण वर्मा है तो भगवती चरण वर्मा लगाना है। ठीक है, ऑप्शन में महादेवी वर्मा है तो महादेवी वर्मा लगाना है। तीनों का नाम एक साथ नहीं होगा, जो ऑप्शन में होगा आपको वो लगाना है। चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा की भी है, महादेवी वर्मा जी की भी है, और जायसी द्वारा रचित भी है। ठीक है, कहनावत किसकी रचना है, ये भी जायसी की है, लेकिन इनके अगर प्रमुख ग्रंथ की बात करें तो इसमें से इनका क्या हो जाता है, पद्मावत इनकी प्रमुख है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 32 है आपके लिए, गोदान के लेखक कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप गोदान आपको पता है, इसके रचयिताकार कौन है। ऑप्शन 4 है यशपाल है, ठीक है, भगवती चरण वर्मा है, प्रेमचंद्र जी हैं, या वृंदालाल वर्मा जी हैं। ठीक है, देखो अभी आपको पता नहीं है, अगर आपसे पूछ लूं कि 2 बैलों की कथा, ठीक है, 2 बैलों की कथा किसकी है, तो आपके मन में अब एक नाम आ गया, प्रेम से, प्रेमचंद्र की है। ठीक है, तो वही गोदान के लेखक कौन है, प्रेमचंद्र हैं। ठीक है, बचपन का नाम तो नहीं, इनका वास्तविक नाम की बात करें तो क्या था, धनपत राय श्रीवास्तव। ठीक है, धनपत राय श्रीवास्तव इनका क्या था, बचपन का नाम था, याद रखना। ठीक है, देखो पूछे सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान तो ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, गोदान से तो आपके लिए क्वेश्चंस किया है। ठीक है, इनके क्या थे, बहुत सारे इंपोर्टेंट रचनाएं हैं। ठीक है, वहीं अगर उपन्यास की बात करें तो कफन हो गया, बहुत ही इंपोर्टेंट है, पढ़ना बहुत ही भावुक करने वाली है। ठीक है, पूस की रात, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी, 2 बैलों की कथा, क्या है इनकी कहानियां एवं उपन्यास है। ठीक है, तो याद रखना गोदान के लेखक आप क्या क्या चले जाएगा, प्रेमचंद चले जाएगा। देखो एक महत्वपूर्ण वक्तव्य है, यदि किसान के बेटे को गोबर से बदबू आने लग जाए तो सोच लेना देश में क्या है, अकाल पड़ने वाला है। ठीक है, तो किसके कथन है, प्रेमचंद्र के कथन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 है आपके लिए, 84 वैष्णव की वार्ता के रचयिताकार का नाम बताना है। क्या नंददास है, क्या सूरदास है, क्या गोकुलनाथ है, या नाभादास है। ठीक है, देखो 2 महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, एक तो है 84 वैष्णव की वार्ता, ठीक है, और दूसरी क्या है, फटाफट बता दीजिए मुझे, अगर किसी ने पढ़ा है तो फटाफट मुझे आंसर करेंगे। और एक है 52 वैष्णव की वार्ता। ठीक है, 84 वैष्णव की वार्ता, 52 वैष्णव की वार्ता। ठीक है, देखो कैसे याद करेंगे, देखो 84 वैष्णव, वैष्णव से विष्णु, ठीक है, विष्णु, 84 क्या थी, उनकी गोपियां थी। ठीक है, गोपियां थी, विष्णु के ऊपर सैया किसका रहता है, नाग का सैया रहता है। ठीक है, तो 84 वैष्णव की वार्ता पूछे तो बता देना है, क्या बता देना है, गोकुलनाथ बता देना है। ठीक है, तो गोकुलनाथ बताना है, तो गोकुल में किसका वास था, वैष्णव या विष्णु या श्री कृष्ण का वास था। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 है,
इनमें से कौन सी पुस्तक ब्रज भाषा में लिखी गई है? 4 पुस्तकों के नाम है। पाहुड़ दोहा हो गया, भारत भारती, भक्तमाल और अष्टायाम। 4 पुस्तक है और पूछ रहा है कि कौन सी पुस्तक ऐसी है जो ब्रज भाषा में लिखी गई है। फटाफट आंसर करेंगे बच्चे मुझे 34 के, फटाफट आंसर लगाएंगे। तो अष्टायाम क्या है? ब्रज भाषा में लिखी गई पुस्तक है। ठीक है, अष्टायाम के लेखक कौन है मुझे बता दीजिए। अष्टायाम के लेखक कौन है? तो अगर अष्टायाम के लेखक पूछे नाभादास। ठीक है, नाभादास द्वारा क्या है? लिखित है अष्टायाम। ठीक है, नाभादास के गुरु कौन थे बता दीजिए, पूछ लेता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस कवि के गुरु अग्रदास थे? तो अग्रदास के शिष्य थे कौन? ये नाभादास। ठीक है, नाभादास के गुरु कौन थे? अष्टायाम थे। इनके प्रमुख कौन थे? नाभादास के गुरु अग्रदास थे और इनकी प्रमुख रचना क्या है? नाभादास की अष्टायाम है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं। भाषा योग वशिष्ठ के रचयिता का नाम क्या है? तो आपको बताना है भाषा योग वशिष्ठ के रचयिता का नाम बताना है। क्या नाभादास है या रामप्रसाद निरंजनी है, गंग है या गोकुलनाथ है? तो आपको बताना है। 35 का आंसर लगाएंगे फटाफट बच्चे। ठीक है, 35 का आंसर लगाएंगे। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। भाषा युग वशिष्ठ की अगर आपके रचयिता पूछे तो आपको क्या? रामप्रसाद निरंजनी के साथ चले जाना है। ठीक है, अगर आपकी भाषा क्या होगी? अच्छी होगी, मीठी होगी, तो आपको क्या? राम का दर्जा मिलेगा प्रसाद के रूप में। ठीक है, भाषा वशिष्ठ होगी, वशिष्ठ से विशिष्ट करें, विशिष्ट होगी तो आपको किसका दर्जा मिलेगा? रामचंद्र का दर्जा मिलेगा। ठीक है, तो भाषा युग वशिष्ठ के रचनाकार कौन है? रामप्रसाद निरंजनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 है। भाषा से नाक भौ सिकोड़ना मुहावरा किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? ठीक है, नाक भौ सिकोड़ना, नखरा करना, घृणा करना, गुस्सा करना या ईर्ष्या करना। 4 ऑप्शन है और पूछ रहा है नाक भौ सिकोड़ना। आज आप सीख जाओगे। ठीक है, ऑप्शन 4 है, फटाफट बताइए मुझे। नखरा करना। ठीक है, आज से अगर नखरा करना तो बातों से मत, लेकिन नखरा से क्या करना है आपको? नाक भौ सिकोड़ देना है। ठीक है, नखरा करना इसका क्या हो जाएगा? उपयुक्त अर्थ हो जाएगा। ठीक है, नखरा करने के उपयुक्त मुहावरे किसका प्रयोग होता है? नाक भौ सिकोड़ना का अर्थ होता है। ठीक है, 37 है आपके लिए। किस समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है? क्या तत्पुरुष समास है, क्या बहुव्रीहि समास है, या कर्मधारय समास है, या द्वंद्व समास है? तो बताना है पहला पद क्या होता है? विशेषण होता है और दूसरा पद क्या होता है? उसकी विशेषता को बताता है, जिसे विशेष्य कहते हैं। फटाफट करेंगे बच्चे मुझे। तो कर्मधारय समास आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी के साथ बच्चे चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 38 है आपके लिए कि संहार का संधि विच्छेद क्या होगा? ठीक है, बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हो, 5वीं क्लास से। ठीक है, समधनहार होगा। ठीक है, समधनहार होगा, मोहलंत हो जाएगा। ठीक है, समाधन हर हो गया, संधनहार हो गया। बहुत ही इजी है बच्चे, लगाएंगे। संहार का संधि विच्छेद क्या होगा? फटाफट 38 का आंसर लगाएंगे। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। समधनहार बराबर क्या होता है? संहार होता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 39 है। हंसने वाला में कौन सा प्रत्यय है? तो बता, बहुत ही इजी है। ठीक है, प्रत्यय उपसर्ग किसे कहते हैं? ठीक है, मेरी पिछली लैंग्वेज वाली वीडियो है, वहां पे मैंने आपको व्याख्यात्मक रूप में समझाया है। तो हंसने वाला में क्या प्रत्यय है बता दो। क्या वाला है, आऊ है, आंख है, अरा है? तो क्या है हंसने वाला? फटाफट बच्चे आंसर करेंगे। तो वाला, वाला, तो क्या है? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। वाला क्या है? इसमें प्रत्यय है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 है। झीना का विलोम शब्द देखो, झीना का विलोम शब्द पतला होता है, गाढ़ा होता है, मोटा होता है या हल्का होता है? झीना मतलब क्या होता है? इसका विलोम क्या होता है? फटाफट, झीना। तो झीना मतलब का विलोम की बात करें तो गाढ़ा होता है। ठीक है, गाढ़ा इसका क्या होता है? विलोम शब्द होता है झीना का। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सही शब्द का चयन करना है। 4 शब्द हैं। ठीक है, उसमें से सही शब्द कौन है? सामुदायिक है। ठीक है, सामुदायिक है, सामुदायिक है या सामुदायिक है? तो आपको 4 शब्द दिए गए हैं, बहुत ही इजी है। 41 तो आपका अगर बच्चे लगाएंगे तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सीधे सीधे आंसर है। सामुदायिक क्या होता है? शुद्ध वर्तनी होता है, सामुदायिक नहीं होता है, सामुदायिक नहीं होता है और सामुदायिक नहीं होता है। ठीक है, बी सी आपकी गलत है। ऑप्शन ए आपका क्या है? राइट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 है। उत्सुक किसका पर्यायवाची शब्द है? मंथन का है, ज्ञान का है, जोश का है, उदासी का है? पर्यायवाची पूछ रहा है, इजी है 42। ठीक है, तो बताओ मुझे उत्सुक किसका पर्यायवाची है? तो ज्ञान क्या है? उत्सुक। ऑप्शन बी उत्सुक का अगर पूछे आपसे किसका पर्यायवाची है? ज्ञान आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज्ञान आपका राइट आंसर
होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए 43, वह कार मेरी है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो अगर आज अच्छे से पढ़ लोगे ना, अगर एक सरकारी सीट हासिल कर लोगे ना, तभी बोलोगे वह कार मेरी है। ठीक है, वाक्य में कौन सा कारक है, तो करण कारक है, संबंध कारक है, संप्रदान कारक है, अधिकरण कारक है। तो वह कार मेरी है। ठीक है, हक जता रहे हो तो बता दो वह कार तुम्हारी है, तो क्या है, संबंध बता रहे हो। ठीक है, ऑप्शन बी, संबंध बता रहे हो कि वह कार किसकी है, उस कार से अपना संबंध तुम क्या कर रहे हो, स्थापित कर रहे हो। वह कार मेरी है, जहां संबंध बताया जाता है वह कार मेरी है, बता दो, संबंध कारक हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी कौन सी है। ठीक है, शतपत्री हो गया, ठीक है, यजमान हो गया, जनसंख्या हो गया, या जिजीविया हो गया, जिजीविसा हो गया। ठीक है, सॉरी, जिजीविसा हो गया। चार आंसर है। 44 में पूछ रहा है आपसे कि अशुद्ध वर्तनी कौन सी है, फटाफट बताओ। तो शत्रपत्री है। ठीक है, शत्रपत्री आपका क्या है, अशुद्ध है, बाकी यजमान शुद्ध है, जनसंख्या शुद्ध है, जिजीविसा शुद्ध है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नारी शब्द का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, चार आपके लिए दिए गए हैं, स्त्री, वनिता, नाड़ी या महिला। तो आपको बताना है नारी का पर्यायवाची नहीं है नहीं पूछ रहा है, नेगेटिव नहीं है पूछ रहा है। 45 का आंसर करेंगे बच्चे, तो नाड़ी नहीं है। ठीक है, नाड़ी आपका क्या हो जाएगा, नहीं है, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी महिला, वनिता और स्त्री क्या होते हैं, नारी के पर्यायवाची होते हैं। आइए अब बात करते हैं पेडागोजी से 15 क्वेश्चन। ठीक है, सीटेट यूटेट के लिए VIMP होगा, बस आपको क्या करना है, बच्चे को केंद्र में रखे क्वेश्चंस को बनाना है, हलवा हो जाएगा। ठीक है, 46 आपके लिए है, विद्यालय में मातृभाषा हिंदी शिक्षक की प्रमुख भूमिका होनी चाहिए। ठीक है, विद्यालय में मातृभाषा क्या होनी चाहिए, जिस एरिया में, जिस क्षेत्र में विद्यालय है उसी क्षेत्र की क्या होनी चाहिए, भाषा होनी चाहिए शिक्षक की। तो इसमें प्रमुख भूमिका होनी चाहिए। क्या विद्यालय समन्वयन योजना प्रभारी होना चाहिए, गृह कार्य की जांच प्रभारी होना चाहिए, शैक्षिक एवं शैक्षिक कार्यों का आयोजन प्रभारी होना चाहिए, ये सभी होना चाहिए। ठीक है, आपको 46 का आंसर लगाना है, फटाफट मुझे आंसर लगाएंगे 46 का आंसर क्या होगा। ठीक है, बच्चे फटाफट आंसर करेंगे, इजी है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विद्यालय समन्वयन की योजना प्रभारी होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 होना चाहिए है आपके लिए, उद्देश्यनिष्ठ मूल्यांकन की विशेषता है। तो जो उद्देश्यनिष्ठ मूल्यांकन है इसकी क्या विशेषता है, फटाफट करेंगे मुझे। ऑप्शन ए वस्तुनिष्ठता और विभेदकारी हो गया। ठीक है, व्यापकता और व्यवहारिकता होगी, विश्वसनीयता और वैधता होगी, ये सभी होगी। तो उद्देश्यपूर्ण मूल्यांकन की विशेषता क्या होती है, तो ये सभी क्या होती है, उद्देश्यपूर्ण होते हैं। उद्देश्यपूर्ण मूल्यांकन की विशेषता क्या होती है, वस्तुनिष्ठ और विभेदीकरण होती है, व्यापकता भी होती है, व्यवहारिकता भी होती है, विश्वसनीयता और वैधता भी होती है। तो आंसर आपका डी चले जाएगा, ये सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 है, सर्वाधिक प्रभावकारी कारक कौन सा है जो विद्यार्थी के भाषा में विकास को प्रभावित करता है। सामाजिक सांस्कृतिक व परिस्थितियां हैं, ठीक है, राजनीतिक परिस्थितियां हैं, लिंग भेद परिस्थितियां हैं, या क्षेत्रीय भिन्नताएं हैं। तो बालक को आपको केंद्र में रखना है कि वह कौन सा कारक है जो विद्यार्थी के भाषा विकास में प्रभावित करता है। ठीक है, 48 का आंसर लगाएंगे बच्चे फटाफट। तो सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियां, ठीक है, जिस समाज में बच्चा रहता है, जिस संस्कृति में वह पल रहा है, बड़ा हो रहा है, उसका पालन पोषण हो रहा है, जैसी परिस्थितियों में उसका क्या हो रहा है, विकास हो रहा है, उसी में उसकी भाषा का उसी के अनुसार क्या होता है, विकास होता है। इजी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 49 आपके लिए, भाषा शिक्षा के दौरान सह शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रमुख उद्देश्य क्या है। क्या बालक का बौद्धिक विकास करना है, बालक का मानसिक विकास करना है, बालक का स्वांगीण विकास करना है, या बालक का शारीरिक विकास करना है। 49 आंसर लगाएंगे। तो बालक का देखो ये सबसे उचित आंसर लगाना है। ठीक है, जो सभी पे आ जाए। देखो बालक का क्या, स्वांगीण विकास करना, मतलब उसके सभी पहलुओं का क्या करना है, विकास करना है। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 है आपके लिए, पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है। ठीक है, जो पाठ में दिए गए चित्र होते हैं उनका क्या उद्देश्य होता है। चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं, चित्रों से पाठ्यपुस्तक आकर्षक बनती है, चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं, पाठ्यपुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है। तो 4 ऑप्शन है, और जो आपके पाठ में चित्र दिए होते हैं उनके क्या उद्देश्य होते हैं। तो ठीक है, बताओ मुझे। ऑप्शन ए बहुत ही इजी है, चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में क्या करती हैं, सहायता करती है। क्वेश्चन नंबर 51 है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट गुण शिक्षक को प्रेरणा का स्रोत बनने में सहायक है। ठीक है, व्यवहार कुशलता,
उत्तम शिक्षण विधियों का ज्ञान, प्रभावशाली व्यक्तित्व या शैक्षिक क्रियाओं में रुचि। तो आपको बताना है कि कौन सा ऐसा विशिष्ट गुण है जो शिक्षक को प्रेरणा स्रोत बनने में क्या होता है, सहायता करती है। तो फटाफट बच्चे मुझे आंसर करेंगे, 51 का आंसर क्या हो जाएगा फटाफट। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, प्रभावशाली व्यक्तित्व क्या करता है, शिक्षक को क्या शिक्षक के विशिष्ट गुण में क्या करता है, प्रेरणा का स्रोत बनने में सहायक होता है। प्रश्न नंबर 52 है, व्याकरण शिक्षण में जिस शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है वह क्या है, क्या रचना विधि है या रचना शिक्षण है, उपन्यास शिक्षण है, आगमन या निगमन विधि है या समवाय विधि है। तो आपको 52 का आंसर करना है, क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा, बताएं मुझे। तो आगमन एवं निगमन विधि, ठीक है, आगमन एवं निगमन विधि हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 है आपके लिए कि भाषा शिक्षण के दौरान सभी विधियों के असफल होने पर किस विधि का प्रयोग करना चाहिए। प्रवचन विधि हो गया, कहानी विधि हो गया, उद्बोधन विधि हो गया, नाटक विधि हो गया। क्या पूछता है, प्रश्न को समझना है। भाषा शिक्षण के दौरान सभी विधियों के असफल होने पर किस विधि का प्रयोग करना चाहिए। तो भाषा कर रहे हो तुम, शिक्षण कर रहे हो, उसके दौरान अगर सभी विधियां आपकी असफल हो गई तो उसके बाद आपको कौन सी विधि का क्या करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रवचन विधि आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्न में से क्या नाटक शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। बालकों को रंगमंचीय नायक बनाना, ठीक है, बालकों को भावानुकूल वचन में शिक्षा देना, ठीक है, संवाद एवं अभिनय कला से छात्रों को अवगत कराना और समायोजित व्यवहार और नैतिक शिक्षा देना। तो पूछ रहा है नाटक शिक्षा के उद्देश्य नहीं है, नेगेटिव पूछ रहा है, नहीं है। तो बताइए मुझे क्या नहीं है, फटाफट बालक आंसर करेंगे फटाफट। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, छात्रों क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा, बालकों को रंगमंचीय नायक बनाना, ठीक है, रंगमंचीय नायक बनाना इसका क्या है, राइट आंसर हो जाएगा, नेगेटिव पूछ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 है आपके लिए, लिखित कार्य में संशोधन की आवश्यकता क्यों होती है। छात्रों की वर्तनी सुधारने के लिए, शिक्षक के शिक्षण कार्य की जांच करने के लिए, छात्रों का उच्चारण सुधारने के लिए, ये सभी। तो बता दीजिए, गृह कार्य दिया जाता है, ठीक है, लिखित कार्य दिया जाता है, उसमें संशोधन की आवश्यकता क्यों होती है। तो बता दो मुझे, छात्रों की वर्तनी सुधारने के लिए, ठीक है, उनकी वर्तनी को सुधारने के लिए उसकी क्या जांच होनी चाहिए, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 56 है आपके लिए, निम्नलिखित में से गद्य का शिक्षण उद्देश्य ज्ञानात्मक है, क्या है, छात्रों को शब्द सूक्ति लोकोक्ति आदि का ज्ञान कराना, छात्रों को विभिन्न लेखन शैली आदि का ज्ञान कराना, छात्रों को सांस्कृतिक पौराणिक धार्मिक विश्वास का बोध कराना, उपरोक्त सभी। तो बताओ 56 का क्या हो जाएगा आंसर, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है, उपरोक्त सभी क्या, उन छात्रों को शब्द सूक्ति लोकोक्ति आदि का ज्ञान कराना, ठीक बात है, छात्रों को विभिन्न लेखन शैलियों आदि का ज्ञान कराना, ठीक बात है, ठीक है, छात्रों को सांस्कृतिक पौराणिक धार्मिक विश्वासों का बोध कराना, ठीक का बात है। तो उपरोक्त सभी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए, इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य अनिवार्यतः नहीं है। विभिन्न संदर्भों में प्रयुक्त शब्दों के सही अर्थ ग्रहण करना, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है विभिन्न संदर्भों में स्थितियों में अपनी बात व्यक्त करने की कुशलता का विकास करना, ठीक है। ऑप्शन सी है भाषा के अलंकारित प्रयोग में क्षमता का विकास करना, और ऑप्शन डी है मानवीय मूल्यों का विकास करना। तो पूछ रहा है कि इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य अनिवार्यतः नहीं है, प्राथमिक स्तर पे पूछ रहा है। तो बताइए मुझे, फटाफट आंसर करेंगे बच्चे। तो ऑप्शन सी बच्चे आंसर आ रहे हैं, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या, भाषा के अलंकृत प्रयोग की क्षमता का विकास करना नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपके लिए 58 है, भाषा शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण होना चाहिए। विद्यार्थियों में रुचि, समाज में रुचि, शुद्ध उच्चारण, व्याकरण व ज्ञान। तो जो शिक्षक है उसका सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होना चाहिए, इजी है। आप एक अगर शिक्षक हैं तो आपका सबसे पहला गुण क्या होना चाहिए, महत्वपूर्ण, तो शुद्ध उच्चारण, ठीक है, शुद्ध उच्चारण क्या होना चाहिए आपका, महत्वपूर्ण गुण होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अंतिम है आपके लिए 59, कविता पाठ करने में विद्यार्थियों के किस अभिव्यक्ति का विकास होता है, ठीक है, कविता पाठ कर रहे हैं बच्चे तो उनसे किस अभिव्यक्ति का विकास होता है, क्या मौखिक अभिव्यक्ति, लिखित अभिव्यक्ति, श्रवण अभिव्यक्ति या इनमें से कोई नहीं। फटाफट आंसर करेंगे 59 का। तो आंसर आपका क्या, मौखिक अभिव्यक्ति, कविता पाठ करेंगे तो उनका क्या, मौखिक अभिव्यक्ति में क्या होता है, विकास होता है। तो आपके कितने
30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने कर लिए, 15 पेडागोजी और 15 हमने लैंग्वेज और साहित्य से लिए थे। अगर आपको इसी प्रकार की वीडियो चाहिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास को क्या कर सकते हो, संलग्न कर सकते हो। हमारा उद्देश्य क्या है, आपको व्यवहारिक शिक्षा प्रदान